नमस्कार। उनकी कलम मेरी आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। बड़ों को प्रणाम और छोटों को बहुत सा प्यार। चलिए सुनते हैं कहानी भाभी, जिसे लिखा है इस्मत चुगताई जी ने। भाभी ब्याह कर आई थी तो मुश्किल से 15 बरस की होंगी। बढ़वार भी तो पूरी नहीं हुई थी। भैया की सूरत से ऐसी लड़जती थी जैसे कसाई से बकरी, मगर साल भर के अंदर ही वो जैसे मुंह बंद कली से खिलकर फूल बन गई। आंखों में हिरनों जैसी वहशत दूर होकर गरूर और शरारत भर गई। भाभी आज़ाद फिजा में पली थी, हिरनियों की तरह कुलांचे भरने की आदी थी, मगर ससुराल और मैका दोनों तरफ से उस पर कड़ी निगरानी थी। और भैया की भी यही कोशिश थी कि अगर जल्दी से उसे पक्की गृहस्थ ना बना दिया गया तो वो भी अपनी बड़ी बहन की तरह कोई गुल खिलाएंगी। हालांकि वो शादीशुदा थी, लिहाजा उसे गृहस्थन बनाने पर जुट गए। 4-5 साल के अंदर भाभी को घिस घिसा कर वाकई सबने गृहस्थ बना दिया। 2-3 बच्चों की माँ बनकर भद्दी और ठुस हो गई। अम्मा उसे खूब मुर्गी का शोरबा, गोंद, सटूरे खिलाती। भैया टॉनिक पिलाते और हर बच्चे के बाद वो 10-15 पाउंड बढ़ जाती। आहिस्ता आहिस्ता उसने बनना संवरना छोड़ ही दिया। भैया को लिपस्टिक से नफरत थी। आंखों में मनो काजल और मुस्कुरा कर वो चिढ़ जाते। भैया को बस गुलाबी रंग पसंद था या फिर लाल। भाभी ज़्यादातर गुलाबी या सुर्ख ही कपड़े पहना करती थी। गुलाबी साड़ी पर सुर्ख लाल ब्लाउज या कभी गुलाबी के साथ हल्का गहरा गुलाबी। शादी के वक्त उसके बाल कटे हुए थे, मगर दुल्हन बनाते वक्त ऐसे तेल चुपड़कर बांधे गए थे कि पता ही नहीं चलता था कि वो परकटी मेम है। अब उसके बाल तो बढ़ गए थे, मगर पै दर पर बच्चे होने की वजह से वो ज़रा गंजी सी हो गई थी। वैसे भी वो बाल कसकर मैली धज्जी सी बांध लिया करती थी। उसके मियाँ को वो मैली कुचैली ऐसी ही बड़ी प्यारी लगती थी, और मैं के ससुराल वाले भी उसकी सादगी को देखकर उसकी तारीफों के गुण गाते थे। भाभी थी बड़ी प्यारी, सुगढ़ नक्श, मक्खन जैसी रंगत, सुडौल हाथ पांव, मगर उसने इस बुरी तरह से अपने को ढीला छोड़ दिया था कि खमीरे आटे की तरह बह गई थी। उफ, भैया को चैन और स्कर्ट से कैसी नफरत थी। उन्हें ये नए फैशन की बदन पर चिपकी हुई कमीज से भी बड़ी घिन आती थी। तंग मोरी की शलवारों से तो वो ऐसे जलते थे कि तौबा। खैर, भाभी बेचारी तो सलवार कमीज के काबिल रह ही नहीं गई थी। वो तो बस ज़्यादातर ब्लाउज और पेटीकोट पर ड्रेसिंग गाउन चढ़ाए घूमा करती। कोई जान पहचान वाला आ जाता तो भी बेतकल्लुफ़ी से वह अपनी नेशनल ड्रेस पहने रहती। कोई औपचारिक मेहमान आता तो अमूनन वो अंदर ही बच्चों से सर मारा करती। जो कभी बाहर जाना पड़ता तो लिथड़ी हुई सी साड़ी लपेट लेती। वो गृहस्थन थी, ब थी और चहेती थी। उसे बन संवर कर किसी को लुभाने की क्या ज़रूरत थी। और भाभी शायद यूं ही गॉर्डर बनी अधेड़ और फिर बूढ़ी हो जाती। बहुएं ब्याह कर लाती जो सुबह उठकर उसे झुककर सलाम करती, गोद में पोता खिलाने को देती, मगर खुदा को कुछ और ही मंजूर था। शाम का वक्त था। हम सब लॉन में बैठे चाय पी रहे थे। भाभी पापड़ तलने बावर्ची खाने में गई थी। बावर्ची ने पापड़ लाल कर दिए। भैया को बादामी पापड़ भाते हैं। उन्होंने भैया से भाभी की तरफ देखा और वो उठकर पापड़ तलने चली गई। हम लोग मज़े से चाय पीते रहे। धाएं से फुटबॉल आकर ऐन भैया की प्याली में पड़ी। हम सब उछल पड़े। भैया मारे गुस्से के भन्ना उठे। कौन पाजी है? उन्होंने जिधर से गेंद आई देखी उधर मुंह करके डांटा। बिखरे हुए बालों का गोल मोल सर और बड़ी बड़ी आंखें ऊपर से झांकी। एक छलांग में भैया मुंडेर पर थे और मुजरिम की बाल उनकी गिरफ्त में। ओह! एक चीख गूंजी
और दूसरे लम्हे भैया ऐसे उछलकर अलग हो गए जैसे उन्होंने बिच्छू के डंक पर हाथ डाल दिया हो या अंगारा पकड़ लिया हो। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, वो हकला रहे थे। हम सब दौड़ कर गए। देखा तो मुंडेर के उस तरफ एक दुबली नागिन सी लड़की सफ़ेद ड्रेन टाइप और नींबू के रंग का स्लीवलेस ब्लाउज पहने अपने बालों में पतली पतली उंगलियां फेरकर खिसियानी हंसी हंस रही थी। और फिर हम सब हंसने लगे। भाभी पापड़ों की प्लेट लिए अंदर से निकली और बगैर कुछ पूछे ये समझकर हंसने लगी कि ज़रूर कोई हंसने की बात हुई होगी। उसका ढीला ढाला पेट हंसने से फुदकने लगा और जब उसे मालूम हुआ कि भैया ने शबनम को लड़का समझकर उसके बाल पकड़ लिए तो वो और भी जोर जोर से कह कहे लगा के हंसने लगी। कई पापड़ के टुकड़े घास पर बिखर गए। शबनम ने बताया कि वो उसी दिन अपने चचा खालिद जमील के यहाँ आई है। अकेले जी घबराया तो फुटबॉल ही लुढ़काने लगी जो इत्तिफाकन भैया जी की प्याली पर आ कूदी। शबनम भैया को अपनी तीखी मस्करा लगी आंखों से घूर रही थी। भैया मंत्र मुग्ध सन्नाटे में उसे ताक रहे थे। एक करंट उन दोनों के दरमियान दौड़ रहा था। भाभी इस करंट से कटी हुई जैसे कोसों दूर खड़ी थी। उसका फुदकता हुआ पेट सहम कर रुक गया। हंसी ने उसके होठों पर लड़खड़ा कर दम तोड़ दिया। उसके हाथ ढीले हो गए। प्लेट के पापड़ घास पर गिरने लगे। फिर एकदम वो दोनों जाग पड़े और ख्वाबों की दुनिया से लौट आए। शबनम फुदक कर मुंडेर पर चढ़ गई। आइए चाय पी लीजिए। मैंने ठहरी हुई फिज़ा को धक्का देकर आगे खिसकाया। एक लचक के साथ शबनम ने अपने पैर मुंडेर के उस पार से इस पार झुलाए। शबनम का रंग पिघले हुए सोने की तरह लौ दे रहा था। उसके बाल स्याह भौरा थे मगर आंखें जैसे शाह कटोरियों में किसी ने शहद भर दिया हो। नींबू के रंग के ब्लाउज़ का गला बहुत गहरा था। होंठ तरबूजी रंग के और उसी रंग की नेल पॉलिश लगाए वो बिल्कुल किसी अमेरिकी इश्तिहार का मॉडल मालूम हो रही थी। भाभी से कोई फुट भर लंबी लग रही थी, हालांकि मुश्किल से 2 इंच ऊंची होगी। उसकी हड्डी बड़ी नाजुक थी, इसलिए कमर तो ऐसी कि छल्ले में पिरो लो। भैया कुछ गुमसुम से बैठे थे। भाभी उन्हें कुछ ऐसे ताक रही थी जैसे बिल्ली पर तौलते हुए परिंदे को घूरती हैं कि जैसे ही पर फड़फड़ाए बढ़कर दबोच ले। उसका चेहरा तमतमा रहा था, होठ भींचे हुए थे, नथुने फड़फड़ा रहे थे। इतने में मुन्ना आकर उसकी पीठ पर धम्म से कूदा। वो हमेशा उसकी पीठ पर ऐसे ही कूदा करता था जैसे वो गुदगुदा सा तकिया हो। भाभी हमेशा ही हंस दिया करती थी मगर आज उसने चटाक छटाक 2-4 चांटे जड़ दिए। शबनम परेशान हो गई। अरे 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 रुकिए ना, उसने भैया का हाथ छूकर कहा। बड़ी गुस्सावार है आपकी मम्मी, उसने मेरी तरफ मुंह फेर कर कहा। इंट्रोडक्शन कराना हमारी सोसाइटी में बहुत कम हुआ करता है और फिर भाभी का किसी से इंट्रोडक्शन कराना अजीब सा लगता था। वो तो सूरत से ही घर की लगती थी। शबनम की बात पर हम सब कहकहा मारकर हंस पड़े। भाभी मुन्ने का हाथ पकड़कर घसीटती हुई अंदर चली दी। अरे ये तो हमारी भाभी है, मैंने भाभी को धम धम जाते हुए देखकर कहा। भाभी? शबनम हैरत ज़दा होकर बोली। इनकी भैया की बीवी? ओह, उसने संजीदगी से अपनी नज़रें झुका ली। मैं समझी। उसने बात अधूरी छोड़ दी। भाभी की उम्र 23 साल है। मैंने वजाहत स्पष्टता की। मगर डोंट बी सिली। शबनम हंसी। भैया भी उठकर चल दिए। खुदा की कसम, ओह जहालत नहीं। भाभी ने मॉर्टेस से 15 साल की उम्र में सीनियर कैम्ब्रिज किया था। तुम्हारा मतलब है ये मुझसे 3 साल छोटी हैं? मैं 26 साल की हूँ। तब तो कतई छोटी हैं। उफ, और मैं समझी वो तुम्हारी मम्मी है। दरअसल मेरी आंखें कमज़ोर हैं मगर मुझे ऐनक से नफ़रत है। बुरा लगा होगा उन्हें। नहीं, भाभी को कुछ बुरा नहीं लगता।
बेचारी। कौन? कौन भाभी? ना जाने मैंने क्यों कहा। भैया अपनी बीवी पर जान देते हैं, सफिया ने बतौर वकील कहा। बेचारी की बहुत बचपन में शादी कर दी गई थी। 25-26 साल के थे। भी न था कि 20वीं सदी में बगैर देखे शादियां होती हैं। शबनम ने हिकारत से मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारा हर अंदाज गलत निकल रहा है। भैया ने भाभी को देखकर बेहद पसंद कर लिया था, तब शादी हुई थी। मगर जब वो कमल के फूल जैसी नाजुक और हसीन थी, फिर ये क्या हो गया शादी के बाद? होता क्या, भाभी अपने घर की मल्लिका हैं, बच्चों की मल्लिका हैं, कोई फिल्म एक्ट्रेस तो है नहीं। दूसरे भैया को सूखी मारी लड़कियों से घिन आती है। मैंने जानकर शबनम को चोट दी, वो बेवकूफ़ ना थी। भाई चाहे कोई मुझसे प्यार करे या ना करे, मैं तो किसी को खुश करने के लिए हाथी का बच्चा कभी ना बनूं। और मुआफ़ करना, तुम्हारी भाभी कभी बहुत खूबसूरत होंगी, मगर अब तो ओह, आपका नज़रिया भैया से अलग है। मैंने बात टाल दी और जब वो बल खाती सीधी सुडौल टांगों को आगे पीछे झुलाती, नन्हे नन्हे कदम रखती मुंडेर की तरफ जा रही थी। भैया बरामदे में खड़े थे। उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था और बार बार अपनी गद्दी सहला रहे थे, जैसे किसी ने वहाँ जलती हुई आग रख दी हो। चिड़िया की तरह फुदक कर वो मुंडेर फलांग गई। पल भर को पलटकर उसने अपनी शरबती आंखों से भैया को तौला और छलावे की तरह कोठी में गायब हो गई। भाभी लॉन पर झुकी हुई तकिया आदि समेट रही थीं, मगर उसने एक नज़र न आने वाला तार देख लिया जो भैया और शबनम की निगाहों के दरमियान दौड़ रहा था। एक दिन मैंने खिड़की में से देखा, शबनम फूला हुआ स्कर्ट और सफ़ेद खुले गले का ब्लाउज पहने पप्पू के साथ संबा नाच रही थी। उसका नन्हा सा पिकनीज कुर्ता टांगों में उछल रहा था। वो ऊंचे ऊंचे कहकहे लगा रही थी। उसकी सुडौल सांवली टांगें हरी हरी घास पर थिरक रही थीं। काले रेशमी बाल हवा में उछल रहे थे। 5 साल का पप्पू बंदर की तरह फुदक रहा था, मगर वो नशीली नागिन की तरह लहरा रही थी। उसने नाचते नाचते नाक पर एक अंगूठा रखकर मुझे चिढ़ाया। मैंने भी जवाब में घूंसा दिखा दिया, मगर फौरन ही मुझे उसकी निगाहों का पीछा करके मालूम हुआ कि ये इशारा वो मेरी तरफ नहीं कर रही थी। भैया बरामदे में अहमकों की तरह गड़े गुद्दी सहला रहे थे और वो उन्हें मुंह चिढ़ाकर जला रही थी। उसकी कमर में बल पड़ रहे थे, कूल्हे मटक रहे थे, बाहें थरथरा रही थीं, ओंठ एक दूसरे से जुदा लरज रहे थे। उसने सांप की तरह लब से जुबान निकालकर अपने ओंठों को चाटा। भैया की आंखें चमक रही थीं और वो खड़े दांत निकाल रहे थे। मेरा दिल धक से रह गया। भाभी गोदाम में अनाज तुलवा कर बावर्ची को दे रही थी। शबनम की बच्ची, मैंने दिल में सोचा, मगर गुस्सा मुझे भैया पर भी आया। उन्हें दांत निकालने की क्या ज़रूरत थी? इन्हें तो शबनम जैसे कांटों से नफरत थी। इन्हें तो अंग्रेजी नाचों से घिन थी। फिर वो क्यों खड़े उसे ताक रहे थे? और ऐसी भी क्या बेसुधी कि उनका जिस्म संबा की ताल पर लरज रहा था और उन्हें खबर ना थी। इतने में बॉय चाय लेकर ट्रे लेकर लॉन में आया। भैया ने हम सबको आवाज़ दी और बॉय से कहा, भाभी को भेज दो, शबनम को भी बुलवा देना। मेरा तो जी चाह रहा था कतई उसकी तरफ से मुंह फेर कर बैठ जाऊं, मगर जब वो मुन्ने को पद्दी पर चढ़ाए मुंडेर फलांग कर आई तो ना जाने क्यों मुझे वो कतई मासूम लगी। मुन्ना स्कार्फ लगामों की तरह थामे हुए था और वो घोड़े की चाल उछलती हुई लॉन पर दौड़ रही थी। भैया ने मुन्ने को उसकी पीठ पर से उतारना चाहा, मगर वो और चिमट गया। अभी और थोड़ा चले आंटी। नहीं बाबा, आंटी में दम नहीं, शबनम चिल्लाई। बड़ी मुश्किल से भैया ने मुन्ने को उतारा, मुंह पर एक चांटा लगाया। एकदम तड़प कर शबनम ने उसे गोद में उठा लिया और भैया के हाथ पर जोर का थप्पड़ लगाया। शर्म नहीं आती?
इतने बड़े ऊंट के ऊंट छोटे से बच्चे पर हाथ उठाते हैं। भाभी को आता देखकर उसने मुन्ने को गोद में दे दिया। उसका थप्पड़ खाकर भैया मुस्कुरा रहे थे। देखिए तो कितनी जोर से थप्पड़ मारा है। मेरे बच्चे को कोई मारता तो हाथ तोड़कर रख देती। उसने शरबत की कटोरियों में जहर घोलकर भैया को देखा और फिर हंस रहे हैं बेहया। दम भी है जो हाथ तोड़ोगी? भैया ने उसकी कलाई मरोड़ी। वो बल खाकर इतनी जोर से चीखी कि भैया ने कांपकर उसे छोड़ दिया और वो हंसते हंसते जमीन पर लौट गई। चाय के दरमियान भी शबनम की शरारतें चलती रहीं। वो बिल्कुल कमसिन छोकरियों की तरह चुगली कर रही थी। भाभी गुमसुम बैठी थी। आप समझे होंगे शबनम के वजूद से डरकर उन्होंने अपनी तरफ तवज्जो देने शुरू कर दी होगी। जी कतई नहीं, वो तो पहले से भी ज़्यादा मैली रहने लगी, पहले से भी ज़्यादा खाती। हम सब तो हंस ज़्यादा रहे थे, मगर वो सर झुकाए निहायत तन्मयता से केक उड़ाने में मशरूफ़ थी। चटनी लगा लगा कर भजिए निगल रही थीं। सिके हुए तोशों पर ढेर सा मक्खन लगा लगा कर खाए जा रही थीं। भैया और शबनम को देख देख कर हम सब ही परेशान थे और शायद भाभी भी फिक्रमंद होंगी, लेकिन अपनी परेशानी को वो मुर्गन खानों में दफन कर रही थी। उन्हें हर वक्त खट्टी ढकारें आया करती, मगर वो चूरन खा खा कर पुलाव कोरमा हजम करती। वो सहमी सहमी नज़रों से भैया और शबनम को हंसता बोलता देखती। भैया तो कुछ भी जवान लगने लगे थे। शबनम के साथ वो सुबह शाम समंदर में तैरते। भाभी अच्छा भला तैरना जानती, मगर भैया को स्विमिंग सूट पहने औरतों से सख्त नफरत थी। एक दिन हम सब समंदर में नहा रहे थे। शबनम 2 धज्जियाँ पहने नागिन की तरह पानी में बल खा रही थी। इतने में भाभी, जो देर से मुन्ने को पुकार रही थी, आ गईं। भैया शरारत के मूड में तो थे ही। दौड़कर उन्हें पकड़ लिया और हम सब ने मिलकर उन्हें पानी में घसीट लिया। जब से शबनम आई थी भैया बहुत शरारती हो गए थे। एकदम से वो दांत किचकिचाकर भाभी को हम सब के सामने भींच लेते, उन्हें गोद में उठाने की कोशिश करते, मगर वो उनके हाथों से वो बल मछली की तरह फिसल जाती, फिर से खिसिया कर रह जाते, जैसे कल्पना में वो शबनम ही को उठा रहे थे और भाभी लज्जित होकर फौरन पुडिंग या कोई और मज़ेदार डिश तैयार करने चली जाती। उस वक्त जो उन्हें पानी में धकेला गया तो वो गठरी की तरह लुढ़क गईं। उनके कपड़े जिस्म पर चिपक गए और उनके जिस्म का सारा भौंडापन भयानक तरीके से उभर आया। कमर पर जैसे किसी ने रजाई लपेट दी हो। कपड़ों में वो भी इतनी भयानक नहीं मालूम होती थी। ओह, कितनी मोटी हो गई हो तुम, भैया ने कहा। उफ, तोन तो देखो, बिल्कुल गामा पहलवान मालूम हो रही हो। 4 बच्चे होने के बाद कमर। मेरे भी तो 4 बच्चे हैं। मेरी कमर तो डनलप पिल्लों का गद्दा नहीं बनी। उन्होंने अपने सुडौल जिस्म को ठोक बजाकर कहा और भाभी मुंह थुथाए भीगी मुर्गी की तरह पैर मारती, झुरझुरियाँ लेती, रेत में गहरे गहरे गड्ढे बनाती, मुन्ने को घसीटती चली गईं। भैया बिल्कुल बेतवज्जो होकर शबनम को पानी में डुबकियां देने लगे। जब नहाकर आए तो भाभी सर झुकाए खुबानियों के मुरब्बे पर क्रीम की तरह जमा रही थीं। उनके होंठ सफ़ेद हो रहे थे और आंखें सुर्ख थीं। गटारचे की गुड़िया जैसे मोटे मोटे गाल और सूजे हुए मालूम हो रहे थे। लंच पर भाभी बेइंतहा गमगीन थीं, लिहाजा बड़ी तेजी से खूबनियों का मुरब्बा और क्रीम खाने में जुटी हुई थी। शबनम ने डिश की तरफ देखकर ऐसे फरेरी ली जैसे खूबानियाँ ना हो, सांप बिच्छू हो। जहर है जहर, उसने नफासत से ककड़ी का टुकड़ा कुतरते हुए कहा और भैया भाभी को घूरने लगे, मगर वो सपासप मुरब्बा उड़ाती रहीं। हद है, उन्होंने नथुने फड़कड़ा कर कहा। भाभी ने कोई ध्यान न किया और करीब करीब पूरी डिश पेट में उड़ेल ली। उन्हें मुरब्बा शोरबा खाता देखकर ऐसा मालूम होता था जैसे वोर ईर्ष्या द्वेष के तूफान को रोकने के लिए बंद बांधी जा रही हूँ। खुदा के लिए बस करो,
डॉक्टर भी मना कर चुका है, ऐसा भी क्या चटोरापन, भैया ने कह ही दिया। मोम की दीवार की तरह भाभी पिघल गई। भैया का नश्तर चर्बी की दीवारों को चीरता हुआ ठीक दिल में उतर गया। मोटे मोटे आंसू भाभी के फूले हुए गालों पर फिसलने लगे। सिसकियों ने जिस्म के ढेर में जलजला पैदा कर दिया। दुबली पतली और नाजुक लड़कियां किस लतीफ़ और सुहाने अंदाज में रोती हैं, मगर भाभी को रोते देखकर बजाय दुख के हंसी आती थी, जैसे कोई रुई के भीगे हुए ढेर को डंडों से पीट रहा हो। वो नाक पोंछती हुई उठने लगी, मगर हम लोगों ने रोक लिया और भैया को डांटा। खुशामद करके वापस उन्हें बिठा लिया। बेचारी नाक सुटकाती बैठ गई, मगर जब उन्होंने कॉफ़ी में 3 चम्मच शक्कर डालकर क्रीम की तरह हाथ बढ़ाया तो एकदम ठिठक गईं। सहमी हुई नज़रों से शबनम और भैया की तरफ देखा। शबनम बमुश्किल अपनी हंसी रोके हुए थी। भैया मारे गुस्से के रुआंसे हो रहे थे। वो एकदम भन्ना कर उठे और जाकर बरामदे में बैठ गए। उसके बाद हालात और बिगड़े। भाभी ने खुल्लम खुल्ला ऐलाने जंग कर दिया। किसी जमाने में भाभी का पठानी खून बहुत गर्म था। ज़रा सी बात पर हाथापाई पर उतर आया करती थी और 12 भैया से गुस्सा होकर बजाय मुंह फुलाने के वो खूंखार बिल्ली की तरह उन पर टूट पड़ती, उनका मुंह घसोट डालती, दांतों से गिरेबान की धज्जियां उड़ा देती। फिर भैया उन्हें अपनी बाहों में भींचकर बेबस कर देते और वो उनके सीने से लगकर प्यासी डरी हुई चिड़ियों की तरह फूट फूट कर रोने लगती। फिर मिलाप हो जाता और छेपी खिसियानी वो भैया के मुंह पर लगे हुए खरोचों पर प्यार से टिंचर लगा देती, उनके गिरेबान को रफू कर देती और मीठी मीठी शुक्रगुजार आंखों से उन्हें तकती रहती। ये तब तक की बात है जब भाभी हल्की फुल्की तीतरी की तरह तर्रार थी, लड़ती हुई छोटी सी पश्चिमी बिल्ली मालूम होती थी। भैया को उन पर गुस्सा आने की बजाय और शिद्दत से प्यार आता, मगर जब उन पर गोशत ने जिहाद बोल दिया वो बहुत ठंडी पड़ गई थी। उन्हें अव्वल तो गुस्सा ही ना आता, और अगर आता भी तो फौरन इधर उधर काम में लगकर भूल जाती। उस दिन उन्होंने अपने भारी भरकम डील डॉल को भूलकर भैया पर हमला कर दिया। भैया सिर्फ उनके बोझ से धक्का खाकर दीवार से जा चिपके। रुई के गट्ठर को यूं लुढ़कते देखकर उन्हें सख्त घिन आई। ना गुस्सा हुए ना बिगड़े, शशलमदा उदास सर झुकाए कमरे से निकल भागे। भाभी वहीं पसर कर रोने लगी। बात और बढ़ी और एक दिन भैया के साले आकर भाभी को ले गए। तुफैल भाभी के चचा जाद भाई थे। भैया उस वक्त शबनम के साथ क्रिकेट का मैच देखने गए हुए थे। तुफैल ने शाम तक उनका इंतज़ार किया। वो ना आए तो मजबूरन भाभी और बच्चों का सामान तैयार किया। जाने से पहले भैया घड़ी भर को खड़े खड़े आए। दिल्ली के मकान मैंने इनके मेहर में दिए, उन्होंने रुखाई से तुफैल से कहा। मेहर? भाभी थर थर कांपने लगी। हाँ, तलाक के कागजात वकील के जरिए पहुंच जाएंगे। मगर तलाक? तलाक का क्या जिक्र है? इसी में बेहतरी है। मगर बच्चे? ये चाहे तो उन्हें ले जाएं, वरना मैंने बोर्डिंग में इंतज़ाम कर लिया है। एक चीख मारकर भाभी भैया पर झपटी, मगर उन्हें घसोटने की हिम्मत न हुई। सहम कर ठिठक गईं और फिर भाभी ने अपनी नारित्व की पूरी तरह बेआबरूई करवा डाली। वे भैया के पैरों पर लौट गईं, नाक तक रगड़ डाली। तुम मुझसे शादी कर लो, मैं कुछ ना कहूँगी, मगर खुदा के लिए मुझे तलाक ना दो। मैं यूं ही ज़िंदगी गुजार दूंगी, मुझे कोई शिकायत ना होगी। मगर भैया ने नफरत से भाभी के थुल थुल करते जिस्म को देखा और मुंह मोड़ लिया। मैं तलाक दे चुका, अब क्या हो सकता है? मगर भाभी को कौन समझाता, वो बिलबिलाए चली गई। तुफैल ने एक ही झटके में भाभी को ज़मीन से उठा लिया। गधी कहीं की, चल उठ, और वो उसे घसीटते हुए ले गए। क्या दर्दनाक समा था। फूट फूट कर रोने में हम भाभी का साथ दे रहे थे। अम्मा खामोश एक एक कर मुंह तक रही थीं। अब्बा की मौत के बाद
उनकी घर में कोई हैसियत नहीं रह गई थी। भैया खुद मुख्तार थे, बल्कि हम सब के सरपरस्त थे। अम्मा उन्हें बहुत समझाकर हार चुकी थी। उन्हें इस दिन की अच्छी तरह खबर थी, मगर क्या कर सकती थी। भाभी चली गई। फिज़ा ऐसी ख़राब हो गई थी कि भैया और शबनम भी शादी के बाद हिल स्टेशन पर चले गए। ना 7-8 साल गुजर गए, कुछ ठीक अंदाज़ा नहीं। हम सब अपने अपने घरों की हुई। अम्मा का इंतकाल हो गया, आशियाना उजड़ गया, भरा हुआ घर सुनसान हो गया, सब इधर उधर उड़ गए। 7-8 साल आँख झपकते ना जाने कहाँ गुम हो गए। कभी साल 2 साल में भैया की कोई खैर खबर मिल जाती। वो ज़्यादातर हिंदुस्तान से बाहर मुल्कों की चक फेरियों में उलझे रहे, मगर जब उनका खत आया कि वो मुंबई आ रहे हैं तो भूला बिसरा बचपन फिर से जाग उठा। भैया ट्रेन से उतरे तो हम दोनों बच्चों की तरह लिपट गए। शबनम मुझे कहीं नज़र ना आई। उनका सामान उतर रहा था। जैसे ही भैया से उनकी खैरियत पूछी को मुड़ी धप से एक वजनी हाथ मेरे पीठ पर पड़ा और कई मन का गर्म गर्म गोश्त का पहाड़ मुझसे लिपट गया। भाभी, मैंने प्लेटफॉर्म से नीचे गिरने से बचने के लिए खिड़की में झूल कर कहा। जिंदगी में मैंने शबनम को कभी भाभी ना कहा था। वो लगती भी तो शबनम ही थी, लेकिन आज मेरे मुंह से बेइख्तियार भाभी निकल गया। शबनम की फुहार उन चंद सालों में गोश्त और पोस्ट मांस त्वचा का लोंदा कैसे बन गई। मैंने भैया की तरफ देखा। वो वैसे ही दराज कद और छरह रहे थे, 1 तोला गोश्त न इधर न उधर। जब भैया ने शबनम से शादी की थी तो सभी ने कहा था शबनम आज़ाद लड़की है, पक्की उम्र की है। भाभी तो ये मैंने शहजाद को हमेशा भाभी ही कहा। हाँ तो शहजाद भोली और कमसिन थी। भैया ने काबू में आ गई। ये नागिन इन्हें डस कर बेसुध कर देगी, इन्हें मज़ा चखाएगी। मगर मज़ा तो लहरों को सिर्फ चट्टान ही चखा सकती है। बच्चे बोर्डिंग में हैं, छुट्टी नहीं थी उनकी। शबनम ने खट्टी डकारों भरी सांस मेरी गर्दन पर छोड़कर कहा, और मैं हैरत से उस गोश्त के ढेर में उस शबनम को, फुहार को ढूंढ रही थी जिसने शहजाद के प्यार की आग को बुझाकर भैया के कलेजे में नई आग भड़का दी थी। मगर ये क्या, उस आग में भस्म हो जाने से भैया तो और भी सच्चे सोने की तरह तपकर निखर आए थे। आग खुद अपनी तपिश में भस्म होकर राख का ढेर बन गई थी। भाभी तो मक्खन का ढेर थी, मगर शबनम तो झुलसी हुई टसियाली राख थी। उनका सांवला कुंदनी रंग मरी हुई छिपकली के पेट की तरह और जर्द हो चुका था। वो शरबत घुली हुई आंखें गंदली और बेरौनक हो गई थीं। पतली नागिन जैसी लचकती हुई कमर का कहीं दूर दूर तक पता न था। वो मुस्तकिल तौर पर हामिला मालूम होती थी। वो नाजुक नाजुक लचकीली साखों जैसी बाहें मुगदर की तरह हो गई थीं। उसके चेहरे पर पहले से ज़्यादा पाउडर थुपा हुआ था। आंखें मस्कारा से लिथड़ी हुई थीं। भवें शायद गलती से ज़्यादा नुच गई थीं, जब ही इतनी गहरी पेंसिल घिसनी पड़ी थी। भैया रिड्स में ठहरे। रात को डिनर पर हम वहीं पहुंच गए। कैबरे अपने पूरे शबाब पर था। मिश्री हसीना अपनी छाती जैसे पेट को मरोड़ियाँ दे रही थी। उसके कूल्हे दायरों में लचक रहे थे। सुडौल मरमरी बाजू हवा में थरथरा रहे थे। बारीक सिफॉन में से उसकी रुपहली टांगें हाथी दांत के तराशे हुए सतूनों की तरह फड़क रही थी। भैया की भूखी आंखें उसके जिस्म पर बिच्छुओं की तरह रेंग रही थीं। वो बार बार अपनी गुद्दी पर अनजानी चोट सहला रहे थे। भाभी, जो कभी शबनम थी, मिस्त्री रक्कासा नर्तकी की तरह लहराई हुई बिजली थी, जो एक दिन भैया के होशो हवास पर गिरी थी, आज रेत के ढेर की तरह भसकी बैठी थी। उसके मोटे मोटे गाल खून की कमी और मुस्तकिल स्थायी बदहजमी की वजह से पीलेपन की ओर अग्रसर हो रहे थे। नियान लाइट्स की रोशनी में उसका रंग देखकर ऐसा मालूम हो रहा था जैसे किसी अनजाने नाग ने डस लिया हो। मिस्त्री रक्कासा के कूल्हे तूफान मचा रहे थे
और भैया के दिल की नाव उस भंवर में चक फेरियां खा रही थी। 5 बच्चों की माँ शबनम, जो अब भाभी बन चुकी थी, सहमी सहमी नज़रों से उन्हें ताक रही थी। ध्यान बटाने के लिए वो तेजी से भुना हुआ मुर्ग हड़प कर रही थी। ऑर्केस्ट्रा ने एक भरपूर सांस खींची। साज कराहे, ड्रम का दिल गूंज उठा। मिस्त्री रक्कासा की कमर ने आखिरी झकोले लिए और निढार होकर मरमरी फर्श पर फैल गई। हॉल तालियों से गूंज रहा था। शबनम की आंखें भैया को ढूंढ रही थीं। बैरा तरो ताज़ा रस भरी और क्रीम का जग ले आया। बेख्याली में शबनम ने प्याला रस भरियों से भर लिया। उसके हाथ लरज रहे थे। आंखें चोट खाई हुई हिरनियों की तरह परेशान चौकड़ियां भर रही थी। भीड़ भाड़ से दूर हल्की अंधेरी बालकनी में भैया खड़े मिस्त्री रक्कासा का सिगरेट सुलगा रहे थे। उनकी रसमयी निगाहें रक्कासा की नशीली आंखों से उलझ रही थीं। शबनम का रंग उड़ा था और वो एक ऊबड़ खाबड़ पहाड़ की तरह गुमसुम बैठी थी। शबनम को अपनी तरफ तकता देखकर भैया रक्कासा का बाजू थामे अपनी मेज़ पर लौट आए और हमारा तवारुफ कराया। मेरी बहन, उन्होंने मेरी तरफ इशारा किया। रक्कासा ने लचक कर मेरे वजूद को मान लिया। मेरी बेगम, उन्होंने ड्रामाई अंदाज में कहा, जैसे कोई मैदाने जंग में खाया हुआ जख्म किसी को दिखा रहा हो। रक्कासा स्तब्ध रह गई, जैसे उसकी जीवन संगिनी को नहीं, खुद उसकी लाश को खून में लथपथ देख लिया हो। वो भयभीत होकर शबनम को घूरने लगी। फिर उसने अपने कलेजे की सारी ममता अपनी आंखों में समोकर भैया की तरफ देखा। उसकी एक नज़र में लाखों फसाने पोशीदा थे। उफ, ये हिंदुस्तान, जहाँ जहालत से कैसी कैसी प्यारी हस्तियाँ रस्म व रिवाज पर कुर्बान की जाती हैं। काबिले परस्त हैं वो लोग और काबिले रहम भी जो ऐसी ऐसी सज़ाएं भुगतते हैं। मेरी शबनम भाभी ने रक्कासा की निगाहों में ये सब पढ़ लिया था। उनके हाथ कांपने लगे थे। परेशानी छुपाने के लिए उसने क्रीम का जग उठाकर रस भरियों पर उड़ेल दिया और जुट गई। प्यारे भैया, हैंडसम और मजलूम, सूरज देवता की तरह हसीन और रोमांटिक, सेहत भरी आँखों वाले भैया, चट्टान की तरह अटल, एक अमर शहीद का रूप सजाए बैठे मुस्कुरा रहे थे। एक लहर चूर चूर उनके कदमों में पड़ी दम तोड़ रही थी। दूसरी नई नवेली लचकती हुई लहर उनकी पथरीली बाहों में समाने के लिए बेचैन और बेकरार थी। आशा है कि आपको यह कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक करें, इससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लाने के लिए। और अगर आप इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं, इसी तरह की मनोरंजक कहानियाँ सुनना चाहते हैं, तो प्लीज़ इस चैनल से जुड़ना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलती हूँ एक नई कहानी या कविता के साथ। तब तक के लिए आप सभी का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।